हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं जो आपको काफी आसान तरीके से हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जो सेकेंड ईयर का होगा हिस्ट्री का, उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसमें हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हर 1-2 साल पे इसका जो है रिवीजन करता है बोर्ड। ठीक है, अक्सर ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अपना प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा तो उसमें आपको रहेगा ही। उसको हम आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है पूरा तत्व क्या है या पूरा तत्वविद क्या है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा तत्व या पूरा तत्वविद वह विज्ञान होता है जिस पूरा तत्व या पूरा तत्वविद, ठीक है, वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई जो सामग्री होती है, ठीक है, उसको उसकी खुदाई करके, है ना, वह उसका भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उसके भौतिक जीवन को प्राप्त करते हैं। अब देखो, पूरा तो उसको पूरा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पूरा तत्व कहा जाता है। पूरा तत्वविद उसको जो बताने वाला होता है उसको पूरा तत्वविद कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके, ठीक है, अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अतीत के लोगों के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूरा तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि पूरा तत्व क्या है और इसको बताने वाला जो होता है, इसका जो खोज करता होता है, वह पूरा तत्वविद कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अशोक धम्म के सिद्धांत, कितने सिद्धांत होते हैं। तो इसमें आपको अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो एग्जाम रहता है उसमें कभी कभी आपको अशोक धम्म के कितने नहीं होते, सॉरी, अशोक धम्म के जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में पूछेगा। तो कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक धम्म के 2 सिद्धांत ही बताएं, 3 ही बताएं। इस तरीके से आपको सिद्धांत के बारे में पूछ देता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अशोक धम्म के 2 सिद्धांत कौन कौन से, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा शब्द जान लीजिए कि हमारे परिवार वाले भी बोलते हैं बेटा सत्य बोलो, सच बोलो, है ना। तो आप अशोक भी वही बोलता था। क्या बोलते थे अशोक? क्या बोलते थे? सत्य बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना। मतलब लोगों को क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। दिखावे की भक्ति जो होता है वह नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि हम झूठ बोल के कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह सत्य बोलना अशोक धम्म का सिद्धांत था। दूसरा था अहिंसा। आपको पता है कि अहिंसा, ठीक है, पता है महात्मा गांधी के द्वारा भी अहिंसा जो है, अहिंसा का ही नारा लगाया गया था, जिसके कारण जो है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस? आपको पता है? क्योंकि महात्मा गांधी, देखो इसमें कुछ कॉमन हमको मिल जा रहा है तो वो भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अशोक धम्म के सिद्धांत आप एक जान लो कि सत्य बोलना चाहिए। आप लिख सकते हो कि अशोक ने सदा कहा कि लोगों को, मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सत्य बोल के ही किसी कार्य को करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने मन से बना सकते हो। दूसरा टॉपिक बना सकते हो आप लोग की अहिंसा। मनुष्य को मन, वाणी और सभी जो कर्म होता है उसको हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही रखना चाहिए, क्यों चाहे कितना भी दुख आ जाए। ठीक है, लोगों को अहिंसा के ही मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको हम केवल टॉपिक इसलिए लिखा दे रहे हैं ताकि आप खुद से आंसर बनाना सीखो। ठीक ना, इसको जो हम बता रहे हैं उसको खुद से क्या करो, घर पे तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे पास बुक भी होगा, बुक्स होगा, गेस्ट पेपर होगा, जो भी होगा, या प्रैक्टिस सेट होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, उससे तुम अपना कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये सब में तुमको आंसर क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो अब देखो कि अब एक चीज और, इससे एक तुमको अभी हम बताए थे कि अहिंसा, ठीक है, तो विश्व अहिंसा दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर के दिन जन्मदिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं। पता है मोहनजोदड़ो जो है
हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े हुइएगा, नहीं पढ़े हुइएगा तो शॉर्टकट में जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण, सॉरी उल्टा बोल, शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे मातृसत्तात्मक था, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है हड़प्पा। हम पूरा अभी डिटेल तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन इससे हमको जो ऑब्जेक्टिव ताकि आपका छूटे नहीं, उसके आधार पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज। विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं बताएं। अब बताओ कि अभी जो हम लोग अभी बहुत बड़ा बड़ा पोखर वगैरह आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो स्विमिंग पूल देख रहे हो, तो मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में स्नानागार जो है एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो लोग थे वो वहां पे कोई ओकेजन होता था, मतलब कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो वहां पे लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। क्या करते थे? स्नान करते थे। तो इस तरीका से आप जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है विशाल स्नानागार के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि वह पक्की ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2500 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व है, 1500 ईस्वी पूर्व है। सोचो, तो आप ये जान लो कि एक चीज और, कि इससे कंफ्यूजन में, इसमें एक और कंफ्यूजन डाउट रहता है लोगों को कि ईस्वी पूर्व में हम लोग का ईस्वी उल्टा जाता है, ठीक है। ईस्वी पूर्व में जो है हमारा ईस्वी उल्टा, काउंटिंग उल्टा हो रहा है। देखो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, क्योंकि आप लोग अभी इंटर में हो तो ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग को जानना जरूरी होता है। शक संवत, ठीक है, शक संवत का जो शुरुआत होता है, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका 1952 में शायद डाउट है। शक संवत जो है 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसी के समय से इसके पूर्व का जो, इसमें ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है ना। इसके पूर्व का जो स्टोरी होता है, इसके पूर्व का जो भी आपका इतिहास होगा वह ईस्वी पूर्व में होगा। किस में होगा? ईस्वी पूर्व में होगा। इसके बाद का जो भी इतिहास होगा क्या होगा? वह ईस्वी में होगा, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका के वीडियोस हम हमेशा लाते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। चलो, आपको तो ये दो बता ही दिए ना, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषताएं बताएं, तो पहला तो तुम बता सकते हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहनजोदड़ो में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसमें वहां के जो लोग होते थे वह स्नान करते थे। आप अपने मन से बता सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको हम 2-3 एक्स्ट्रा भी पॉइंट इसलिए बता देते हैं या पढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है अपने गुरुजनों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, ये सब भी आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। 2-3 टॉपिक और अपना बढ़ा सकते हो। उसी तरीका से इसमें भी है कि आप जो भी पढ़ो उसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ो, है ना। अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ा बुक्स को भी पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा तभी आगे तुम लोग कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के, तो इसमें एक जान लो कि स्नानागार को जो पानी भरना था उसके लिए कुआं होता था। क्या होता था? कुआं। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार को भरने के लिए कुआं होता था। क्या होता था? कुआं होता था, ठीक है। चलो, दूसरा आप देख सकते हो कि यह पक्की ईंटों का बना होता था।
ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन फिर देखते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? पहली बात है कि धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब होता है आपको पता है क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब जहाँ बहुत सारे धर्म मिलजुल कर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, तो आप यह जान लीजिए कि इसको कब जोड़ा गया। इस प्रस्तावना को जो है निरपेक्षता का जो ये है, मतलब कि प्रस्तावना है वह कब जोड़ा गया था और किस संविधान? तो यह 42वें, देखो इसलिए इतना बता रहे हैं ताकि तुम लोग का नंबर अच्छा है। ठीक है, 42 और ऑब्जेक्टिव ना छूटे। 42वें संविधान, मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ा सा पेज हिल जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। इस थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा अच्छा से लिखते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स देता है। और आपको पता है कि अब कट भी नहीं होना है। आप अगर 90% लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो अब जो है सीबीएसई के आधार पे ही हम लोग का भी मार्क्स आता है। ठीक है, और यह कब जोड़ा गया था? यह कब जोड़ा गया तो आप जान लो कि 1976 ईस्वी में जो है, ईस्वी में प्रस्तावना को क्या किया गया? को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट हो गया। अब आप इतना अगर, जैसे कि अगर आपका 2 नंबर का पूछे, 10 नंबर का पूछे, 12 नंबर का पूछे, उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं, है ना। और राज्य के लोग भी एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वह धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रस्तावना को जोड़ा गया था और 1976 ईस्वी में इस प्रस्तावना को जोड़ा गया। देखो वहां पे क्वेश्चन जो पूछता है वह पूछता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि खुद से अपने शब्दों में आंसर देने का, ना कि आप बुक्स को रटो। ठीक है, गेस्ट पेपर को रटो या अन्य बुक को रटो। बुक्स को पढ़ो, गेस्ट पेपर को पढ़ो, या आप यूट्यूब देख रहे हो तो उसको देखो, बट आंसर आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार आंसर कुछ ना कुछ आपका अलग ही आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है स्तूप किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? स्तूप किसे कहते हैं? तो आप देखो, महात्मा बुद्ध का जब निधन हुआ, ठीक है, उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा तो क्या हुआ कि उनकी जो अस्थियां थी, अस्थियों पर अर्धगोलाकार, ठीक है, रूप से भवन बना दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। और सांची और अमरावती के स्तूप विश्व भर में प्रसिद्ध है। 2 स्तूप इसमें प्रमुख है। आपको हम सांची और अमरावती के स्तूप जो होता है यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब फिर से हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, स्तूप किसे कहते हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर जो है
रूप से क्या कर दिया गया था, भवन बना दिया गया था। जिसे क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। मतलब वो इस तरीका से था, अर्धगोलाकार। तो एक चीज जान लो कि ये जो हम बताएं तो इसको लिखे नहीं है, क्योंकि ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे आंसर नहीं लाए, इससे पहले हम केवल आंसर ही आप लोगों को दे रहे थे। इस बार सोचे हैं कि थोड़ा सा समझा दे, ताकि आप लोग अपना घर पे भी जो बुक्स होगा या क्वेश्चन बैंक होगा या आपका गेस्ट पेपर होगा, तो उससे आप खोज के आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ ही हम ये क्वेश्चन स्टॉप करते हैं। ठीक है, जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है उसी को हम पढ़ाएं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।